जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 8 मार्च 2023 के डेली करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आइए देखते हैं। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एग्जेम्पशन इन रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, यह है यूपी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी जाएगी। देखिए इसका मकसद क्या है दोस्तों, पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है जब डीजल और पेट्रोल कारें चलती हैं, तो इसकी जगह पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। तो यूपी सरकार ने फैसला किया है, यूपी गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट exemption of road tax and registration fees in the state for buyers of electrical vehicles। दोस्तों ये जो छूट है 14 अक्टूबर 2022 से लेके 13 अक्टूबर 2025 तक दी जाएगी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर खरीदा गया इलेक्ट्रिक वाहन यूपी में ही बना है तो इसमें आपको और फायदा होगा। ये लाभ 5 साल के लिए मान्य होगा, एप्लीकेबल होगा। उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी कवर करते हैं। मैंने आपको 24 जनवरी को बताया था, 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश में जो मुंडेरा बाजार है इसका नाम चेंज किया गया है। मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा किया गया है। और जो देवरिया जिला है उसका नाम बदलकर तेलिया अफगान, जो है देवरिया जिले के तेलिया अफगान का है, नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भारत के जो मनसुख मंडाविया जी हैं, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर, इन्होंने यूपी के आंवला और फूलपुर में इफको नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया है। यूपी सरकार ने हाल ही में फैसला किया है फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च करने का। तो यूपी राज्य से रिलेटेड करंट अफेयर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी देख रहे हैं 8 मार्च 2023 के डेली करंट अफेयर्स। 465 दिन हो गए आपको लगातार पढ़ाते हुए। आपको ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रदान की जा रही है। करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास है जो भारत के सभी एग्जाम्स को कवर करती है। लास्ट में आपको ल्यूसेंट का स्पेशल स्टैटिक जीके दिया जाता है और डेली करंट अफेयर्स का आपको टेस्ट भी मिलता है। 25 से 30 मिनट में आपको 200 से 300 जानकारी प्रदान की जाती है इस क्लास में। एक मोटिवेशन थॉट आप सभी के लिए जो हमेशा आपको ऊर्जावान रखेगा। आप सोचिए, जिंदगी का जो रास्ता बना है, जिंदगी का रास्ता बनाया नहीं मिलता दोस्तों, स्वयं बनाना पड़ता है। जो आप सोचते हैं आप वैसे बन जाते हैं। आप जैसा मार्ग बनाते हैं वैसी ही मंजिल मिलती है। आपकी मेहनत पर सब कुछ डिपेंड करता है, आपके प्रयास पर सब कुछ डिपेंड करता है। जिस तरफ सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है और ये बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में किसके द्वारा हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए हैं? रिसेंटली बाय वूम हैज द हाई सी ट्रीटी बीन साइंड? तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि हाई सी ट्रीटी होता क्या है। तो आइए जानते हैं डिटेल से कि हाई सी ट्रीटी का मतलब क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र ने क्यों ऐसा फैसला किया है? देखिए, नेशनल बाउंड्री के बाहर, राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर दुनिया के जो महासागर हैं उसकी रक्षा करना भी इंपॉर्टेंट है, और इसी की रक्षा के लिए ऐतिहासिक रूप से पहली बार हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया गया है। क्लियर है? ये जो ट्रीटी है ये क्या है? एनवायरनमेंट के लिए है, पर्यावरणीय चिंताओं पर बेस्ड है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो हाई सी ट्रीटी है उसे क्या है मैंने आपको वैसे बता दिया है, फिर से बता देता हूं। दिस ट्रीटी इज मेड फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मेरिन लाइफ, यानी समुद्री जीवन के संरक्षण और प्रबंधन के लिए बनाई गई है यह ट्रीटी। दुनिया के 30% महासागर जो है वो संरक्षित क्षेत्र में इसे कवर करेगा। इस ट्रीटी को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। दोस्तों, संधि का उद्देश्य क्या है? जो गहरे समुद्र हैं
वहां पर खनन जैसे संभावित प्रभावों के बारे में रक्षा प्रदान करना। इसके अलावा यह संधि इस बात पर भी प्रतिबंध लगाती है कि खुले समुद्र में कितनी मछली पकड़ी जा सकती है, इस पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। हम ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेस का। उच्च समुद्र क्या कहलाता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक देश का एक डेफिनेट एरिया होता है जहां तक वो एक्सप्लोरेशन कर सकता है, 200 माइल्स ये दिया जाता है। उसके आगे जो है वो किसी के देश के अंतर्गत नहीं आता वो सीमा। तो राष्ट्रों की सीमाओं को पार करने वाली जो अंतरराष्ट्रीय जल निकाय है उसे हम उच्च समुद्र कहते हैं। ये दुनिया के महासागरों का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। इसमें आपको खनिज मिलेगा, ऑयल गैस भंडार, बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रिंजेक्स 2023 ये संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, तो कहां पर शुरू हुआ है? फ्रिंजेक्स नाम से स्पष्ट है, देखिए यहां पर फा लगा हुआ है, तो फ्रिंजेक्स यानी फ्रांस से रिलेटेड वर्ड है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बताइएगा कि भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और ये कहां पर शुरू हुआ है? तिरुवनंतपुरम में ये अभ्यास स्टार्ट किया गया है भारत और फ्रांस के बीच में, फ्रिंजेक्स 2023। तो भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में हुआ है, ये बात आप याद रखिएगा। पंगोडे सैन्य स्टेशन यहां पर इसका आयोजन किया गया है। 7 से लेके 8 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा और पहली बार दोनों देश इस संयुक्त अभ्यास में शामिल हो रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास जो आपको जानना चाहिए। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में 2022 में बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। युद्ध अभ्यास 2022 उत्तराखंड के औली में। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है, 2022 में साल झंडी नेपाल में हुआ था। गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है, डेजर्ट नाइट होता है, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। और वरुण और शक्ति ये भी अभ्यास होते हैं भारत और फ्रांस के बीच में। 2022 में जोधपुर में इसका आयोजन किया गया था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाती है, तो सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगी, आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ACIASQ अवार्ड्स 2022 के अनुसार किस हवाई अड्डे को सबसे बेस्ट हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया गया है? तो एयरपोर्ट काउंसिल जो है इन्होंने तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को सबसे बेस्ट हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया है। यहां पर आप पीछे देख पा रहे हैं, यह है तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा। तो ACI का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। इन्होंने अभी घोषित किया है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड्स दिए हैं। इसमें तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। दोस्तों यहाँ पे भारत में वायु परिवहन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय वायु परिवहन कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1933 में हुई है। यदि आपसे पूछा जाए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ये कहां पर है? यूपी में है, फुर्सतगंज में। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ये दिल्ली में है। इलाहाबाद और नैनी के मध्य स्थान पर सबसे पहला हवाई डाक सेवा प्रारंभ किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1953 में, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 8 मार्च को अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन कहां पर आयोजित की जाएगी? तो अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन मुंबई में होगा। कहां पर होगा? मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ऑल इंडिया वीमेंस फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस जो है इंटरनेशनल वीमेंस डे पर मनाया जाएगा। हर साल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य पर ऑल इंडिया वीमेंस फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई है। 8 मार्च 2023 को मुंबई के प्रभा देवी में रविंद्रनाथ मंदिर में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का जो आयोजन है संगीत नाटक एकेडमी और दूसरा है PL देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, इन दोनों के कोऑपरेशन से, सहयोग से किया जा रहा है। देखिए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। इन्होंने हाल ही में इस सम्मेलन का
इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है। हर साल 8 मार्च को मैंने आपको बताया है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। आज की नॉलेज की फैक्ट्री में 2022 के इंपॉर्टेंट दिवस और थीम को डिस्कस करेंगे। थीम से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 4 दिसंबर को दिवस मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस, और इसका जो थीम है गोल्डन विक्ट्री ईयर है। 11 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस, और 11 दिसंबर को ही मनाया जाता है यूनिसेफ डे। तो इसकी थीम है वीमेन मूव माउंटेन्स। 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और इसकी थीम है चेंजिंग द करिकुलम एंड चेंजिंग एजुकेशन। 14 नवंबर को मनाया जाता है प्यारे साथियों वर्ल्ड डायबिटीज डे, और इसकी थीम है एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है 20 नवंबर। तो 20 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। हमारे भारत में 14 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल चिल्ड्रन डे, और इसकी थीम है इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। इसकी थीम है आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। 24 अक्टूबर को याद रखिएगा विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, और 24 अक्टूबर को यूएन डे भी मनाया जाता है। अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन, ये इसकी थीम है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने समझ लिए। सेवलॉन इंडिया ने किस खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नॉमिनेट किया है? Which player has been named as the world's first hand ambassador by Savlon India? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का सबसे पहला हैंड एम्बेसडर घोषित किया है। तो फ्रेंड्स जो सेवलॉन कंपनी है, आप सभी को पता है कि ये जर्म्स किल करती है। जो सेवलॉन है, बहुत सारे ऐसे डेटॉल हैं, ये सारी कंपनियां जो हैं जर्म्स किल करने के लिए जानी जाती हैं। आप इसके सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, हैंड वॉश आते हैं। तो सेवलॉन स्वस्थ इंडिया ने हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए सचिन तेंदुलकर को दुनिया का सबसे पहला हैंड एम्बेसडर घोषित किया है। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एम्बेसडर बनाए गए हैं, उससे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पेप्सी की बात करेंगे, तो हाल ही में रणवीर सिंह को पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विंजो ऑनलाइन गेमिंग ऐप, महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। कोल्ड ड्रिंक्स थम्स अप, शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। कृषि नेटवर्क कंपनी, तो ये हैं पंकज त्रिपाठी। अभी हाल ही में बिहार इलेक्शन कमीशन ने स्टेट आइकन किसे घोषित किया है? मैथिली ठाकुर को घोषित किया है। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार को संभाला है? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये है एस एस दुबे। एस एस दुबे नए लेखा महानियंत्रक है। लेखा महानियंत्रक को हम बोलते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। देखिए भारत में 2 पद होते हैं। भारत में सिग्रीगेशन किया गया था 1976 में। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम अलग कर दिया गया। पहले भारत में जो सीएजी होता था, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम एक साथ करता था। अब दोनों के काम को सेपरेट किया गया है। जो भारत में सीएजी होता है वो क्या करता है? ऑडिटिंग का काम करता है, और अकाउंटिंग का काम किसका हो गया है? सीजीए का हो गया है। तो जो नए सीजीए बनाए गए हैं वो है एस एस दुबे। क्या नाम है? एस एस दुबे। और ये सीजीए का पद संभालने वाले 28वें अधिकारी हैं। लेखा महानियंत्रक केंद्र सरकार के लेखा मामलों पर, लेखा मामला मतलब अकाउंटिंग मैटर्स पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंटिंग मैटर्स को देखती है। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, और जो सीएजी होता है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। ये ऑडिट करने का काम करता है और ये अकाउंटिंग का काम करता है। चलिए, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा? तो पी ज्योतिमणि। क्या नाम है इनका? पी ज्योतिमणि लेखक है।
तो पी ज्योतिमणि लेखक है इस बुक की। इसका जो विमोचन है किसने किया था? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन ने किया है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा इस पुस्तक का विमोचन किया है। और ये जो पुस्तक है मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पी ज्योतिमणि के द्वारा, इसके अलावा तमिलनाडु के पचियप्पा कॉलेज के हिस्ट्री के पूर्व प्रोफेसर, इनका नाम है जी बालन, इन दोनों के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो आपसे पूछी जा सकती हैं। पंचतंत्र आप सभी की फेवरेट विष्णु शर्मा ने लिखी है। भारत भारती को मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। पद्मावत को लिखा है मलिक मोहम्मद जैसी। हुमायूं नामा बहुत फेमस बुक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, गुलबदन बेगम ने लिखा है। महादेवी वर्मा इन्होंने लिखा है यमा। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। वाड़ी वरोरा हाईवे पर दुनिया का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर लगाया गया, इसकी लंबाई कितनी है? वाड़ी वरोरा हाईवे पर जो बैम्बू क्रैश बैरियर लगाया गया ये 200 मीटर का है। तो देखिए ये जो है ये बैम्बू से बना हुआ है ना, यानी बांस से बना हुआ है। आमतौर पर जो आपको बैरियर दिखते हैं जो एक्सीडेंट से बचाते हैं यानी क्रैश होने से बचाते हैं, आप इधर ना चले जाएं, तो ये जो है स्टील के बने होते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बांस से बने हुए यहां पर आपको देखने को मिल रहा है बैम्बू क्रैश। तो ये है बैम्बू क्रैश बैरियर। विदर्भ में वाड़ी वरोरा हाईवे पर 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर लगाया गया है। इस बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या रखा गया है? बाहुबली रखा गया है। और ये जो क्रैश बैरियर है स्टील का एक विकल्प होगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें स्टील जो है उसको मैन्युफैक्चर करना भी बहुत कॉस्टली होता है, इतनी ज़्यादा अबेंडेंट भी नहीं है। और इससे क्या होगा कि जो बैम्बू इंडस्ट्री है, बांस उत्पादन है, जो किसान बांस का उत्पादन करते हैं उनको बहुत फायदा होगा, उनको बूस्टअप मिलेगा। दोस्तों आप सभी के सामने RRR सीरीज आ गई है, रिपीट रिकॉल रिवाइज करंट अफेयर्स 2022। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ग के 10% आरक्षण को बरकरार रखने का फैसला किया है। तो EWS को 10% का आरक्षण मिलता है और ये बरकरार रखा जाएगा, 2022 में फैसला आ चुका है। दुनिया की सबसे पहली वैदिक घड़ी कहां पर लगाई जाएगी? दुनिया की सबसे पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। In which country has COP27 been organized? तो हाल ही में COP27 का आयोजन मिस्र में किया गया था। COP26 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2022 की रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 20वें स्थान पर है। वर्ष 2021 की कितनी नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 51 नर्सेस को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों आपने 8 मार्च के करंट अफेयर्स को पढ़ा है, अब आपका होने वाला है टेस्ट, तो तैयार हो जाइए। तेलिया अफगान गांव किस राज्य में है जिसका नाम तेलिया शुक्ला कर दिया गया है? तो तेलिया अफगान गांव है उत्तर प्रदेश यूपी में। फैमिली आईडी पोर्टल हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसे लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। वीर गार्जन वायुसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में पहली बार आयोजित हुआ? तो वीर गार्जन किसके बीच में हुआ है? भारत और जापान के बीच में। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इनका नाम है प्रसून जोशी। यमा पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ यमा बुक? तो ये है महादेवी वर्मा। क्या नाम है इनका? महादेवी वर्मा नाम है। दोस्तों 7 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स का हम करेंगे रिवीजन। तो आइए शुरू करते हैं। किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स मीराबाई चानू ने जीता है। कल आपको बताया था ये 2 बार इस अवार्ड को जीत चुकी हैं। मीराबाई चानू वे वेट लिफ्टर हैं।
किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2023 को जीता है? तो संतोष ट्रॉफी को जीता कर्नाटक राज्य ने। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया, भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 108। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2023 कहां पर आयोजित हो रहा है? जिबूती में। पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में पेन अवार्ड मिलता है और विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन, मैत्री इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है सज्जन सिंह यादव। निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया, ये है 5 मार्च। ठीक है। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला संस्करण किस विमान वाहक पोत पर आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है आईएनएस विक्रांत, एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। दोस्तों आज का सवाल आप सभी के सामने है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट की घोषणा की है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे लिखना है। पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है ये इमेज किस फेमस पर्सनालिटी की है। 4 से 5 लाइन आपको इनके बारे में लिखना है। बेस्ट जो कमेंट्स होंगे उसे पिक करेंगे यहां पर। दोस्तों विश्व के प्रमुख संगठन और उसके हेडक्वार्टर को हम आगे कंटिन्यू कर रहे थे। हमने लगभग 21 हेडक्वार्टर और संगठन के बारे में जाना था। अब आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसे हम बोलते हैं UNCTAD। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। राष्ट्रमंडली राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन, जिसे हम चौगम भी बोलते हैं, ये स्ट्रासबर्ग में है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, इसे ओपेक बोलते हैं, वियना ऑस्ट्रिया में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहां पर है? OECD का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। राष्ट्रमंडल, जिसे हम कॉमनवेल्थ बोलते हैं, तो कॉमनवेल्थ इसका कहां पर हेडक्वार्टर है? लंदन में है। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों आज के स्टैटिक MCQ जीके के पिटारे में हम संविधान से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन सत्र है ये कब हुआ था? 28 जनवरी 1950, 29, 31, 26। इसका राइट आंसर है 28 जनवरी 1950 को। Who was appointed as the constitutional advisor to the Assembly in 1946 during the framing of Indian Constitution? यानी भारतीय संविधान तैयार करते समय संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में इनमें से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? तो 1967 में कौन सी भाषा ऐड की गई थी? बंगाली, तेलुगु, सिंधी, तमिल। तो सिंधी भाषा को 1967 में ऐड किया गया था। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो याद रखिएगा इसमें 2 व्यक्ति हिस्सा नहीं थे जो बहुत फेमस नेम है, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों संविधान सभा से दूर थे। इनमें से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? यानी कि कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बताया है कि राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। तो याद रखिएगा ये है कन्हैया लाल माणिक लाल। अच्छा क्वेश्चन है। संविधान का जो प्रेम्बल है उसे राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया है। मोतीलाल नेहरू ये अध्यक्ष और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार किया था? 1928। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। इनमें से कौन सी भारतीय संघीय ढांचा की एक विशेषता नहीं है? तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, विवादों के निपटान के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल स्तरीय सरकार। तो इसका राइट आंसर है सिंगल टायर गवर्नमेंट हमारे यहां नहीं है।
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये तीनों जो शब्द हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, तो देखो फ्रेटर लिखा हुआ तो फ्रांस से याद रखिएगा, फ्रांस से लिया गया है। संविधान सभा के टोटल 389 मेंबर थे। इसमें रियासत से यानी जो प्रिंसली स्टेट से उससे कितने मेंबर थे? 93 मेंबर्स थे। भारत के संविधान में कई संस्थागत विवरण और प्रक्रिया को अपनाया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड सेवरल इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स, तो बहुत सारा लगभग 80% हिस्सा कॉपी किया गया है, वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को स्टैटिक जीके का पिटारा, बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। इसकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर क्विज भी आपको मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स आप अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सर्च करिएगा डेली करंट अफेयर्स बाय राजा गुप्ता, तो आपको मिल जाएगा ये राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। तो डेली करंट अफेयर्स बाय राजा गुप्ता लिखेंगे तो आपको तुरंत ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको डेली मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं जहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। दोस्तों पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। खूब अच्छे से होली मनाइए। फिर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई एक आपके लिए एक ऐसा जरिया है जिससे आपकी ज़िंदगी बदलेगी। तो मस्ती करिए लेकिन उसके बाद पढ़ना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं कल सुबह 6 बजे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।